हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं तुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हो चुका हूं आपके सामने और सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, जय हिंद। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कैसी रही आप लोगों की दिवाली? कैसे हैं आप लोग? है ना, खूब मस्ती की हुई, खूब एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और है ना, ढेर सारे पटाखे फोड़े होंगे आप लोगों ने। तो अब तो देखो भाई, है ना, अब तो ठीक है, दिवाली अब तो चलती रहेगी अभी, है ना। अभी तो एक आध हफ्ते और भी चलती रहेगी दिवाली, तो खैर कोई बात नहीं। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि आज के सेशन में क्या कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन हमारे इस सेशन में क्या कवर किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर आज पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना ये किस वर्ष में की गई है। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1981 होगा। क्या होगा? 1981। बच्चों याद रखना, 1991 की बात कर लेते हैं तो याद रखेंगे 1991 में, ठीक है। कब? 1991 में याद रखेंगे आपका यहां पर मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई थी। और देखो, अगर बात करा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश को आपको पता होगा कि अभी राष्ट्रीय जो फिल्म अवार्ड दिए गए थे, तो मध्य प्रदेश को क्या मिला है बच्चों? तो याद रखना, बेस्ट जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला, किसे दिया गया है? अवार्ड दिया गया। तो याद रखना, ये आपके मध्य प्रदेश को दिया गया। तो मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई? 1981 में। और देखो, 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो नोट करेंगे आपका ये 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई भोपाल के अंतर्गत। देखो, 1995 में क्या हुआ? तो राज्य मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1995 में की गई, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। और अगर बात करा जाए 1994 में क्या हुआ, तो 1994 बच्चों यहाँ पे दो चीजें, एक तो मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, इसकी स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1994 में की गई। और साथ में याद रखना यहां पर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और साथ में याद रखना बच्चों, यहां पर ऑपरेशन पैराडाइज 1994 में किसकी शुरुआत की गई थी? ऑपरेशन पैराडाइज, ठीक है, ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन पैराडाइज, ठीक है, ऑपरेशन पैराडाइज, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1994 में, 1994 में याद रखना, ऑपरेशन पैराडाइज की शुरुआत की गई थी। ये ऑपरेशन पैराडाइज क्या था? तो बच्चों, ये जो आपकी इंदौर के अंदर एक नदी आ जाती, खान नदी, आपने सुना होगा, खान नदी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्या आ जाती? खान नदी। तो खान नदी बच्चों, इसके साफ सफाई के लिए, क्या इसकी साफ सफाई के लिए, या फिर इसको जीर्णोद्धार, क्या इसके जीर्णोद्धार की बात करें, इसके लिए यहां पर ऑपरेशन पैराडाइज चलाया गया था। 1972 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, किसकी स्थापना की गई? मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की स्थापना, मध्य प्रदेश, नोट करेंगे, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1972 में। और राज्य योजना आयोग मध्य प्रदेश 1972 में। और क्या क्या हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी जी थे। कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी, ये राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में मामा जी हैं, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। अभी राज्य योजना आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड और राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1972 के दौरान ये किया गया। इन पॉइंट को नोट करना। यहां पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई बात हो तो बताइएगा। और साथ में लिखना 1955 एक यहां पर बच्चों और एक संगठन बना था, मध्य प्रदेश राज्य वित्त विकास निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य वित्त विकास निगम। और ये कहां स्थित है? इंदौर में, ठीक है। कहां पर स्थित है? इंदौर में। और ये 1955 में इसकी स्थापना की गई। 1995 में देखो एक और प्रोग्राम चलाया गया था, 1995 में। बच्चों आपको पता होगा कि 1995 में, नोट करेंगे, आपका क्या आ जाता है? दो चीजें। एक तो पहली बात ध्यान है, मिड डे मील। क्या था? मिड डे मील, यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में की गई थी। और साथ में याद रखना, इसी 1995 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पल्स पोलियो अभियान। किसका?
पल्स पोलियो अभियान, इसकी भी शुरुआत कब की गई? तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये 1995 में किया गया था। 94 में बहुत सारी एक और घटना जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, राजीव गांधी शिक्षा मिशन। 94 में मध्य प्रदेश में क्या शुरू हुआ था? राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यक्रम, ठीक है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 में ये किया गया था मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, और आप सभी बच्चों का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। नमस्कार भाई, राधे राधे सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया फाइन हूं, और आप लोग कैसे हैं बताइएगा, ठीक है। और दिवाली कैसी थी आप लोगों की, जरूर बताइएगा कमेंट करके। आइए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। मानव विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो मानव विकास संस्थान है ये कहां पर स्थित है? ठीक है, चलिए तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या छिंदवाड़ा जो है ना, नोट करेंगे छिंदवाड़ा में कौन आ जाता है? तो बच्चों मध्य प्रदेश के कहां पर? छिंदवाड़ा में। जो राज्य ध्यान रखेंगे, यहां पर मानव विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपके छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है। और इसी छिंदवाड़ा में क्या है? एग्रो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एग्रो कॉम्प्लेक्स है ना, एग्रो कॉम्प्लेक्स। एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां पर की गई बच्चों? तो छिंदवाड़ा में। यहीं पर क्या है? गोटमार का मेला भी लगता है, ठीक है। गोटमार का मेला, गोटमार का मेला ये कहां पर आयोजित किया जाता है? तो नोट करेंगे गोटमार का मेला, ठीक है। गोटमार का मेला ये कहां पर आयोजित किया जाता है? छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत याद रखना, गोटमार के मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए बाकी बहुत सारी चीजें ध्यान रखना। यहीं पर राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम नोट करना, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल के राजा शंकर शाह, किसके नाम पर कर दिया गया? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। किसका? छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर कर दिया गया। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में क्या है? मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान बच्चों आपके जबलपुर में स्थित है। कहां पर? जबलपुर के अंतर्गत आ जाता है। वन अनुसंधान केंद्र, ये सभी आप जानते हैं कि वन अनुसंधान केंद्र ये भी कहां पर है? जबलपुर में, है ना। वन अनुसंधान केंद्र राज्य का कौन सा? राज्य वन अनुसंधान केंद्र कहां है? ये जबलपुर में राज्य वन अनुसंधान केंद्र। साथ साथ में नोट करेंगे आपका यहां पर क्या मिल जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मक्का, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान संस्थान ये कहां स्थित है? तो नोट करेंगे आपके ये जबलपुर में स्थित है। कहां पर? जबलपुर के अंतर्गत ये आ जाता है। यहीं पर बच्चों जियोलॉजिकल पार्क, क्या इसी जबलपुर में क्या स्थापित किया गया? तो जियोलॉजिकल पार्क भारत का पहला, नोट करेंगे ये पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया? जबलपुर के लम्हेटा घाट में, जो कि क्या बोलते भेड़ा घाट क्षेत्र में आ जाता है। कहां पर? भेड़ा घाट क्षेत्र में आ जाता है। तो लम्हेटा घाट में याद रखना आपका जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई। किसकी? जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये तमाम सारे संस्थान आप याद रखना। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यहां पर है, ठीक है। जबलपुर में क्या है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, है ना। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। साथ साथ में यहां पर आपका हाईकोर्ट है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ठीक है। एमपी हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है। डुमना याद रखना, डुमना बच्चों विमानतल, ठीक है। डुमना हवाई अड्डा जबलपुर में है ना, डुमना हवाई अड्डा। और पंडित रविशंकर जो खेल मैदान है, स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहां पर बच्चों? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो स्टेडियम है ये आपके जबलपुर में स्थित है। कहां पर? और अशोक पटेल क्या है? अशोक पटेल स्टेडियम ये भी कहां पर मिलेगा आपको? जबलपुर में। याद रखेंगे तीरंदाजी एकेडमी, तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी एकेडमी कहां स्थित है? जबलपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है, व्हीकल फैक्ट्री। और आपकी गन फैक्ट्री कौन है? गन फैक्ट्री ये सब कहां है? जबलपुर के अंतर्गत स्थित है। साथ साथ में नोट करना यहां पर आपका क्या जाता है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये भी कहां पर? जबलपुर के अंतर्गत आ जाता है। देखो ग्वालियर में क्या भाई साहब? ग्वालियर में दुनिया भर की चीजें, ट्रिपल आईटीएम है ना, ट्रिपल आईटीएम ये इंस्टीट्यूट बच्चों कहां पर है? याद रखना आपके ग्वालियर में स्थित है। साथ साथ में मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, राजा मान सिंह तोमर जी के नाम से ये जो संगीत विश्वविद्यालय, क्या राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय जब आपके ग्वालियर में स्थित है। कहां पर? और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम,
मध्य प्रदेश का, नोट करेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा? ये जो क्रिकेट स्टेडियम होगा, नोट करेंगे, आपके आपके ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अकॉर्डिंग टू सीटिंग कैपेसिटी, यानी कि दर्शक जो क्षमता है ना, बैठने की क्षमता के अनुसार सबसे बड़ा बच्चों स्टेडियम कहां बनेगा? ये आप याद रखेंगे, ग्वालियर के अंदर बनेगा। और इसी ग्वालियर में देखो क्या है, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है? पटवारी प्रशिक्षण केंद्र। भाई साहब कल आप लोग पटवारी जब बनोगे ना, तो पटवारी का प्रशिक्षण ये कहां दिया मिलेगा आपको, है ना, ग्वालियर में जाके मिलेगा। कहां पर? ग्वालियर मिलेगा। और सभी लोग जाना जानवी के घर में। कहां जाना? जानवी के घर में रहना, वहीं ठहरना, वहीं खाना पीना, ठीक है, सारी चीजें वहां पर मुफ्त में करेगी। कौन करेगा? तो जानवी करेगी, ठीक है। चलिए, तो बच्चों बताओगे मान सिंह तोमर जो संगीत जो विद्यालय कहां पर? ग्वालियर में है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? याद रखो, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ये भी आपके ग्वालियर में स्थित है। साथ में एक स्टेडियम यहां पर और है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कहां पर? ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी इंदौर में हम जानते हैं कि आईआईटी क्या है? आईआईटी बच्चों जिसकी स्थापना 2009 में की गई। आईआईएम इंदौर में क्या है? आईआईएम जिसकी स्थापना 1996 में। सीएनजी प्लांट कहां पर? इंदौर में सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का जो सीएनजी प्लांट है कहां पर है? इंदौर में। याद हो, सीएनजी प्लांट। और इसी इंदौर में बच्चों आपको पता होगा छठी बार क्या हुआ है? छठवीं बार इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में टॉप में रहा, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में कौन टॉप रहा है? तो याद आपका इंदौर ये टॉप में रहा। बाकी ग्वालियर में आप जानते हैं कि महिला हॉकी एकेडमी भी है ना। महिला हॉकी एकेडमी कहां पर? ग्वालियर में। और इसकी स्थापना 2006 में की गई। कब की गई? 2006 में इसकी स्थापना की गई। साथ साथ में बच्चों नोट करना, है ना, राजा मान सिंह जो की बात कर लेते, राजा मान सिंह के नाम ने, राजा मान सिंह ने जिन्होंने कि गुजरी महल का निर्माण करवाया। तो गुजरी महल, तेली का मंदिर, सूर्य मंदिर, है ना, ये सब कहां पर? सिंधिया पैलेस, सब कहां मिलेंगे आपको? ग्वालियर के अंतर्गत ये सारे चीजें मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं ना। चलिए, तो देखो इंदौर में आप जैसे राजवाड़ा देख लोगे, राजवाड़ा हो गया, ठीक है। राजवाड़ा के अलावा बच्चों जो कि आपका भंवर कुआं चौराहा था। क्या? भंवर कुआं जो चौराहा था इंदौर में क्या है? भंवर कुआं चौराहा है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? तो टाटिया मामा के नाम पर कर दिया, ठीक है। टाटिया मामा चौराहा, ठीक है। क्या? टाटिया मामा चौराहा इसका नाम कर दिया, भंवर कुआं चौराहे का नाम बदल के। साथ साथ में ध्यान रखना, इसी जगह पे जो इंदौर है ना, इंदौर में ही बच्चों आपको क्या? खजराना, ठीक है। कौन है? खजराना जो टेम्पल है ना, गणेश टेम्पल। तो भगवान गणेश भगवान की बात करें तो सबसे बड़ा टेम्पल कौन है? खजराना, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में, याद रखना, ये भी स्थित है। चलिए, है ना। और देवी अहिल्याबाई होलकर यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे को कि ऊषा राजे के नाम से जानते थे। और नेहरू स्टेडियम भी कहां पर? इंदौर में है। कहां पर? नेहरू स्टेडियम कहां पर? इंदौर में है। और साथ साथ में ध्यान रखेंगे यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, ये भी इंदौर में स्थित है। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। ये तमाम सारी बातें आपने समझ ली होंगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? मध्य प्रदेश की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, ये कौन थी? बताइएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, इनका नाम क्या था? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, क्या होगा इनका राइट आंसर? बताओ भाई जल्दी से फटाफट। और क्लास को एक बार सारे बच्चे शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा। और आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। नमस्कार सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई साहब? पहली महिला आईपीएस अधिकारी। भाई साहब यहाँ पे सारी महिलाएं हैं और ये सब मध्य प्रदेश की टॉप पोस्ट पर रही। क्या? टॉप पोस्ट पर रही हैं। निर्मला बुच होगा, आशा गोपालन होगा, उर्मिला सिंह हो गया, फिर सरला अग्रवाल। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? और क्या पूछा गया? महिला आईपीएस, यानी कि जो इंडियन पुलिस सर्विस, पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन था? आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी बच्चों ध्यान रखना, भारत की पहली महिला जो आईपीएस अधिकारी थी, इनका नाम क्या था? किरण बेदी। और ये कब बनी थी? 1972 में, 1972 में। नोट करिएगा, पहली महिला जो आईपीएस अधिकारी कौन बना था? किरण बेदी बनी थी। और कब बनी थी? याद रखना 1972 के दौरान। कब बनी थी? 1972 में किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनती हैं। और नोट करना, पहला कौन था? आशा गोपालन। ठीक है, मध्य प्रदेश की बच्चों कौन है? आशा गोपालन। ठीक है, आशा गोपालन जो है ना, ये मध्य प्रदेश की पहली आईपीएस अधिकारी रही हैं। ध्यान रखेंगे, आईएएस की बात करें तो आईएएस कौन था बच्चों? निर्मला बुच। ठीक है, निर्मला बुच कौन है? तो याद रखना, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस रही और ये मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव भी रही हैं। मध्य प्रदेश की क्या रही बच्चों? तो मध्य प्रदेश की जो पहली महिला सचिव, ठीक है, पहली
मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव ये कौन थी? तो याद निर्मला बुच थी। और ये क्या रही? ये आईएएस ऑफिसर कौन है? ये आईएएस ऑफिसर है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चों सरला अग्रवाल, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला क्या बनी थी? राज्यपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो सरला अग्रवाल याद रखना, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। और दूसरी कौन था? तो याद रखना आनंदीबेन पटेल। क्या नाम था? आनंदीबेन पटेल। ये बच्चों वर्तमान में यूपी की गवर्नर, ये पहले कहां की थी? मध्य प्रदेश की गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और उर्मिला सिंह, ये बच्चों कहां की थी? याद रखना, ये थी तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तो ये पूरा इनका परिवार कहां चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। तो ये अविभाजित मध्य प्रदेश की क्या थी? अविभाजित मध्य प्रदेश की ऐसी महिला थी जो कहां की राज्यपाल बनाई गई थी? तो ये राज्यपाल बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश की। कहां की? हिमाचल प्रदेश की। बच्चों ध्यान रखना, ये राज्यपाल बनाई गई थी कौन? उर्मिला सिंह, जो कि मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, ठीक है, कहां की? ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और उस मध्य प्रदेश में जो कि अविभाजित था, ये कहां की थी? रायपुर। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में। कहां चला गया इनका पूरा परिवार? छत्तीसगढ़ में, रायपुर के अंतर्गत आ गया, लेकिन ये कहां था? मध्य प्रदेश की ये है ना, रही है। कहां की? मध्य प्रदेश से इनका संबंध रहा है। आइए आगे बढ़ जाते। अभी देखो, अभी मध्य प्रदेश का सचिव कौन है? तो याद रखना, बता दो भाई जल्दी से, मध्य प्रदेश का अभी वर्तमान में जो सचिव है ना, ये कौन है? कौन है इस पद पर? ठीक है, बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश का अभी जो सचिव है ना, वो कौन है। और राज्यपाल कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि कौन है। तो मंगू भाई पटेल अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। क्या नाम है? मंगू भाई पटेल। अभी वर्तमान में ये क्या है? मंगू भाई पटेल। याद रखना, ये वर्तमान में राज्यपाल कहां के हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बताइए, आप लोग कमेंट कर बताना सचिव अभी वर्तमान में कौन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में बच्चों जो पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है? बताइएगा, मध्य प्रदेश जो पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताओ भाई जल्दी से फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर। और सभी बच्चों का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। नमस्कार भाई सभी को, राधे राधे। क्या होगा इसका राइट आंसर? आइए देखते हैं। देखिए 11 मई हो जाएगा, 24 मई, 3 जुलाई या फिर 6 अप्रैल, इनमें से क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, बताओ भाई पर्यटन जो दिवस है ये मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा? 24 मई। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, याद रखना यहां पर 24 मई की बात कर ले बच्चों। 24 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो पर्यटन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो नोट करेंगे, पर्यटन दिवस ये मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? 24 मई को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को क्या मनाते हैं? तो मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं मध्य प्रदेश में? तो जनसंख्या दिवस। ठीक है, ध्यान रखना, जनसंख्या ये कब दिवस मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस बच्चों याद रखना आपके 11 मई को। याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर क्या मनाया जाता है? तो जनसंख्या नियंत्रण। क्या मनाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल डे। क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल डे, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण दिवस ये आपका 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 जुलाई को बांस दिवस मनाते हैं। क्या? बांस दिवस बच्चों नोट करेंगे, बांस दिवस कब मनाते हैं? तो नोट करिएगा, बांस दिवस आपके 3 जुलाई को मनाया जाता है। बांस दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाते हैं? 3 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो मध्य प्रदेश विकास दिवस ये कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश विकास दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी देखो अगर बात की जाए तो जो आपका भारत में बच्चों जो आपका जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ना, ये 11 जुलाई को। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण दिवस पूरे भारत में कब मनाते हैं? तो जनसंख्या जो नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल डे बच्चों याद रखना कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दलहन मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? दलहन जो मेगा फूड पार्क है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? सीहोर, कटनी, दमोह या फिर इंदौर? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? मध्य प्रदेश का सीहोर, कटनी या फिर दमोह, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बच्चों नोट करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटनी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दलहन मेगा जो फूड पार्क है ये मध्य प्रदेश में कहां स्थापित है? तो नोट करेंगे आपके कटनी जिले के अंतर्गत ये स्थापित है। कहां पर? कटनी जिले के अंतर्गत ये स्थापित है। ठीक है, इसी कटनी में बच्चों रूपनाथ है। क्या है? रूपनाथ, याद है, रूपनाथ और तिगवा ये दोनों आपको कटनी के अंतर्गत मिल जाएंगे। साथ साथ में यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। क्या? जबलपुर में भी है, साथ साथ में
कटनी में भी क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित है। कहां पर, ऑर्डिनेंस। चूना नगरी के नाम पर जानते हैं, चूना नगरी किसे बोलते हैं, कटनी को, और इसका प्राचीन नाम क्या था, मुड़वारा था। क्या नाम था, मुड़वारा। आज भी इसका याद रखना, यहां पर स्टेशन कौन सा है, मुड़वारा स्टेशन है बच्चों, जो कि कटनी जिले के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कटनी को जिला कब बनाया गया था, तो 1998 में। नोट करिएगा, 1998 में कटनी को जिला घोषित किया गया था, जबलपुर से अलग करके। क्या, जबलपुर से अलग करके। और इसी से क्या निकलती, केन नदी। यहां पर क्या है, तो याद कैमूर पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या है, कैमूर पहाड़ी है, और कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलती। कौन सी, केन नदी। ये कहां से निकलती, कटनी जिले से केन नदी का ओरिजिन है। कहां से, कटनी जिले से, याद रखना, केन नदी का ओरिजिन है। आइए बढ़ते हैं सीहोर में। तो सीहोर बच्चों दलहन, ठीक है, क्या है, दलहन, याद, दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहां है, सीहोर जिले में। और देखो कोरल परियोजना बच्चों, याद ना, कोरल, हाँ, क्या बोलते हैं, कोलार, सॉरी, कोरल नहीं, कोलार है। क्या है, कोलार परियोजना। ठीक है, तो कोलार परियोजना किस पर है, कोलार नदी पर है, और ये कहां पर है, सीहोर जिले में। ठीक है, सीहोर जिले में क्या है, कोलार परियोजना आपके सीहोर जिले के अंतर्गत आ जाती है। और इसी सीहोर में नोट करेंगे आपका क्या स्थित है, तो बच्चों इसी सीहोर में नोट करिएगा आप लोग का, आपने पढ़ा होगा क्या, बुधनी। क्या है, बुधनी। और यहां बुधनी में क्या है, तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, ये कहां पर, बुधनी जिले के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, सॉरी, सीहोर जिले के अंतर्गत आता है, बुधनी तहसील में। और यहां पर खिलौने, यहां पर क्या बनाए जाते हैं, तो खिलौनों को बच्चों याद रखना, इसे एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया, खिलौनों को। ठीक है, तो जो खिलौने हैं ना, इनको यहाँ पर काफी फेमस है बुधनी का। मामा जी यहीं से चुनाव है, कौन है, निर्वाचन क्षेत्र मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान का। नोट करिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। देखो पुरातत्व पार्क, ठीक है, पुरातत्व पार्क कहां पर है, तो बच्चों पुरातत्व पार्क ये आपका दमोह जिले में स्थापित किया गया। कहां पर, दमोह जिले के संग्रामपुर में। कहां पर, दमोह जिले के संग्रामपुर, ये बच्चों ऐतिहासिक स्थल आ जाता है दुर्गापुर। ठीक है, और यहां पर क्या है, दमोह में पुरातत्व पार्क है। रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य, रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पर स्थित है, तो नोट करेंगे रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य, आप नोट करेंगे कहां पर मिल जाएगा, ये दमोह जिले के अंतर्गत। कहां पर है, दमोह जिले के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते। इंदौर तो आपको बता ही दिया, इंदौर में ढेर सारी चीजें आपकी स्थित है ना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बस एक बार आपको रिपीट करवा दे रहा हूं सारी चीजों को, है ना, कि बच्चों यहाँ पर क्या है, IIT स्थित है, IIM स्थित है ना, IIM स्थित है। यहाँ पे खजराना मंदिर है, गणेश मंदिर है। CNG यहाँ पर है। ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, क्या ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत, ऊषा राज्य क्रिकेट स्टेडियम जो कि आपका क्या है, इंदौर में स्थित है। होलकर स्टेडियम की बात कर ले, नेहरू स्टेडियम सब कहां, इंदौर के अंतर्गत है। होलकर एयरपोर्ट कहां पर, आपके इंदौर में। CNG प्लांट इंदौर में स्थापित किया गया। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, जो आपकी छिप्रा नदी है, छिप्रा नदी का ओरिजिन कहां से है, तो छिप्रा नदी बच्चों आपके इंदौर से निकलती है। महू का नाम आपको पता होगा कि 2011 में, ठीक है, 2011 में महू का नाम बदल के क्या कर दिया गया, अंबेडकर नगर कर दिया गया। ठीक है, अंबेडकर नगर कर दिया, जो कि इंदौर में है। और इसी महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, लता मंगेशकर जी का, सलमान खान का, राहुल द्रविड़ का, ऐसे तमाम सारी जो पर्सनालिटीज है सब कहां से हैं, इंदौर से संबंधित है। कहां से, इंदौर से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तमाम पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेंगे, जितना भी पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूं ना, इनको नोट करते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, सब आपके काम के। ठीक है, सब आपके काम के, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनमें तो बहुत सारे आ भी चुके हैं, पुराना पेपर आप उठा के देखोगे ना, इसमें ढेर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं जल्दी से, कि बच्चों देखो एग्जामपुर ना आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर दिवाली के त्योहार पर, जो दिवाली हमारा उत्सव चल रहा है, तो इसमें बच्चों 75% का डिस्काउंट आपको लेकर के आया है। ठीक है, आप लोगों के लिए कितना है, 75% का ये दिवाली ऑफर है, डिस्काउंट है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज कोड दिवाली 75 करेंगे, क्या दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको यहाँ पर 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 27 तक, कब तक है, 27 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। कब तक है ये, 27 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे परचेस नहीं किया है तो आप ले लीजिए। अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर मानिए सोचिए कितने का होगा, 1500 का ये कोर्स होगा, तो 75% कितना हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना हो जाएगा। ठीक है, याद, चलिए मतलब तकरीबन देखा जाए तो कितने का हो जाएगा ये आपका,
300 रुपए के लगभग का होगा। कितने का होगा? 300 से थोड़ा कुछ रुपए का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, याद रखना ये बहुत कम अमाउंट में, जैसे 15 से है ना 7 हो गया, 15 छक्का 90 505 और 112 है ना। ध्यान रखना, मतलब इतने कम अमाउंट में, इतने कम अमाउंट में आप यहां पर ये ले सकते हैं। 300 से भी कम रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर देखो 1000 रुपए का है, ठीक है, 1000 रुपए का तो कितने मिलेगा? 250 रुपए मिलेगा। ठीक है, 1000 में है तो 250, 500 का 75% टर्न निकाल दोगे तो उसमें और माइनस हो जाएगा। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि 500 का इसमें 75% डिस्काउंट कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ध्यान रखना 290 रुपए के लगभग, 287 रुपए। ठीक है, 287 रुपए के लगभग, मतलब कि 1500 का कोर्स है तो 300 रुपए के लगभग में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए, है ना, बेनिफिट आप इसका लीजिए। अगर आपने नहीं लिया अपने दोस्तों को बताएगा। यहां पर दिक्कत सिर्फ क्या रहेगी, आपको दिक्कत नहीं, सही भी है कि यहां पर आपको एमपीजीके भी नहीं मिलेगा। बाकी सारे 30 फैकल्टी आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमने बात की थी कि, है ना, कोई भी कोर्स आप एग्जामपुर का परचेस करोगे उसमें 75 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक है, आइए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका बेनिफिट आप जरूर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, और कोड क्या इस्तेमाल करना? दिवाली 75। आइए बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, यहां पर क्या कहता है कि सैल वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है? सैल जो वंश है ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा या फिर बघेलखंड? चलिए, और सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी रही दिवाली आप लोगों की? उम्मीद करता हूं दिवाली बेस्ट रही होगी और आप, है ना, स्वस्थ भी होंगे, अच्छे भी होंगे, है ना, और घर परिवार में सारे लोग अच्छे होंगे। खूब मिठाइयां आप लोगों ने खाई होगी और पटाखे भी जबरदस्त तरीके से आपने फोड़े होंगे। तो बताओ भाई जल्दी से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, इनमें से बच्चों सैल वंश का जो है ना, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है? चलिए बताएंगे, फटाफट आंसर करके बताएंगे कि इसका संबंध बच्चों कहां से रहा है ना, महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा या फिर आपके बघेलखंड से? तो ध्यान रखेंगे सैल वंश की स्थापना है, सैल वंश का संबंध कहां से था? तो बच्चों मध्य प्रदेश में, नोट करना, आपके महाकौशल क्षेत्र से। ठीक है, कहां से? महाकौशल क्षेत्र से किसका संबंध था? सैल वंश का रहा है। किसका रहा? सैल वंश का जो संबंध है ना, ये कहां से? तो बच्चों आपके ये महाकौशल प्रांत से रहा। और इस वंश का संस्थापक कौन था? श्रीवर्धन था। क्या था? श्रीवर्धन। नोट करेंगे, इस वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीवर्धन, याद रखना, इस वंश का संस्थापक बच्चों आपका याद रखेंगे श्रीवर्धन था। और इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? बालाघाट के ताम्रपात्र से। ठीक है, बालाघाट का जो है यहां पर क्या मिला था? ताम्रपात्र मिला बच्चों। और इससे पता चलता है कि जो सैल वंश रहा होगा ना, ये कहां पर रहा? तो आपके महाकौशल क्षेत्र में। साथ साथ में यहां पर कलचुरी, यहां पे कौन थे? कलचुरी वंश के राजाओं ने शासन किया, है ना, कलचुरी वंश के शासन ने किया। और कोकल, कलचुरी वंश का संस्थापक किसे हम मानते हैं? तो कोकल जो है बच्चों, ये इस वंश का संस्थापक रहा। और इनकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। राजधानी क्या थी? कलचुरी वंश की राजधानी, नोट करना, इनकी राजधानी त्रिपुरी हुआ करती थी, जो कि यहां ना त्रिपुरी। और त्रिपुर सेशन, आपको यह पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुर अधिवेशन किया था। कांग्रेस का कौन सा सेशन? तो त्रिपुर सेशन कहां हुआ था? ये जबलपुर के अंतर्गत ये आयोजित किया गया था। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखो बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड बच्चों देखो यहाँ पे तोमर वंश का शासन था। किसका था? तोमर वंश का था। बुंदेला वंश का रहा। ठीक है, किसका? बुंदेला वंश का था यहां पर शासन। सिंधिया वंश का शासन था। किसका? सिंधिया वंश का शासन था। कछवाह वंश का रहा। किसका? कछवाह वंश का शासन कहां रहा? ये सभी का शासन आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में रहा। मालवा में नोट करेंगे, मालवा में देखो आपका गुप्त का रहा, गुप्त। साथ साथ में नोट करेंगे परमार, गुप्त, परमार। साथ में जो मौर्य, किसका हो जाएगा? मौर्य। गुर्जर प्रतिहार, कौन होगा? गुर्जर प्रतिहार। इन सभी का शासनकाल कहां रहा है? तो नोट करने आपके मालवा क्षेत्र में रहा। कहां पर? मालवा क्षेत्र में इन सभी का शासन था। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, ये सब कहां थे? तो बच्चों आप लोग याद रखना, ये आपके मालवा में रहा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, लिख लीजिएगा, होलकर भी। ठीक है भाई साहब, होलकर कैसे छूट सकते हैं? ठीक है, तो होलकर वंश का भी शासन कहां रहा? इंदौर क्षेत्र में आपका ये होलकर वंश का शासन रहा है। बघेलखंड में देखो, यहां पर बघेलखंड में था, तो बघेलखंड में यहां पर दो वंश आ जाते हैं। एक तो मघराज, ठीक है, किसका शासन था? मघराज वंश। और दूसरा बघेल वंश। ठीक है, मघराज और बघेल। ठीक है, याद रखना बच्चों, इनका शासन कहां था? तो बघेलखंड क्षेत्र में रहा है। ठीक है, कहां पर?
बघेलखंड क्षेत्र में याद मघराज और आपका बघेल वंश का शासन कहां था? तो ये बच्चों इनका याद रखेंगे, बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर? बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत इनका शासनकाल आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएं, यहां तक किसी को कोई बात हो तो बताइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दमोह जिले के बच्चों बटियागढ़ शिलालेख से किसकी वंश के बारे में जानकारी मिलती है? दमोह का जो बटियागढ़ अभिलेख है, क्या दमोह का बच्चों जो बटियागढ़ शिलालेख है, यहां से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? खिलजी वंश, तुगलक वंश, गोंड वंश या फिर परमार वंश? बताएंगे कि जो दमोह जिले के अंदर क्या था, बटियागढ़ आ जाता है, तो यहां से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो जो तुगलक, ठीक है। किसके बारे में? बटियागढ़ कहां आता है? याद रखना, बटियागढ़ बच्चों लेख जो है ना, बटियागढ़ जो शिलालेख है ये आपके दमोह जिले के अंतर्गत आ जाता है, शिलालेख, ठीक है। बटियागढ़ जो शिलालेख है ये दमोह जिले के अंतर्गत आ जाता है और यहां से तुगलक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या? तुगलक वंश के बारे में। यहां पर स्पेशली गियासुद्दीन तुगलक, किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में यहां से जानकारी हमें प्राप्त होती, कहां से? बटियागढ़ शिलालेख में, जो कि आपके दमोह जिले के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर? दमोह जिले के अंतर्गत ये आ जाता है। देखो परमार वंश का शासन कहां था? धार नगरी, धारा जो की बात कर लेते, ठीक है। धारा या धार नगरी बोलते हैं, जिसे धार के नाम से जानते हैं। और बच्चों पूरे, है ना, मालवांचल की बात करें कि मालवांचल, गुजरात से लेकर जो मालवांचल का क्षेत्र था, यहां पर किसका शासन था? परमार वंश का था, ठीक है। और उपेंद्र राज प्रथम, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज प्रथम, ठीक है। उपेंद्र राज प्रथम बच्चों याद रखिएगा, ये इस वंश यानी परमार वंश का शासन था, ठीक है। किसका? परमार वंश का शासन कहां था? तो याद आपके मालवांचल में पूरा का पूरा परमार वंश का था। और स्पेशली जो धार नगरी, क्या थे? धार नगरी, तो ये उपेंद्र राज प्रथम था। और महान राजा कौन था? तो राजा भोज थे। महान राजा कौन था? तो याद रखना बच्चों आपके, है ना, ध्यान रखना, यहाँ के महान राजाओं में किसका नाम आ जाता है? तो राजा भोज का नाम आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, यहां तक नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े भाई साहब। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो यहीं पे अगर मैं बात करूं बच्चों गोंड वंश, गोंड वंश की बात करें तो इनका भी शासन कहां रहा है? गोंड वंश के बारे में भी जानकारी कहां से मिलती है कि इनका दमोह में, गोंड, तुगलक और खिलजी, इन तीनों के बारे में जानकारी मिलती है कि इनका शासन कहां रहा? दमोह जिले के अंतर्गत रहा, ठीक है। कहां पर? दमोह जिले के अंतर्गत इन तीनों का शासन रहा है, नोट करना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि जो दमोह है ना, तो दमोह क्या था? सलैया थे, ठीक है। दमोह के सलैया से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो नोट करेंगे, दमोह के जो सलैया नामक स्थान से, यहां से खिलजी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में जानकारी, यानी कि साक्ष्य या फिर प्रमाण मिलते हैं कि यहां पर खिलजियों ने भी शासन किया रहा होगा या उनका शासन रहा उस दौरान। तो याद रखना ये सब कहां से? मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आगे बढ़ जाएं भाई साहब। और देखो जो आप जानते हैं बच्चों, तुगलकों का शासन कब था? 1320 से, आप सब जानते हैं 1320 से 1414 तक किसका शासन था? याद रखना यहाँ पर तुगलकों का शासन रहा है। किसका? तुगलकों का शासन रहा है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जनरली देखा जाए तो गोंड पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है। गोंड बच्चों मध्य प्रदेश की एक समय पर बड़ी जनजाति हुआ करती थी और ये मध्य प्रदेश में पूरे जिलों के अंतर्गत या पूरे राज्य के अंदर कौन आते हैं? गोंड कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवहारगढ़ का युद्ध किसने लड़ा था? देवहारगढ़ का जो युद्ध है इनमें से किसने लड़ा था, बताइएगा, ठीक है। चलिए, और सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना यहाँ पे, सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा और बताइएगा कि जो देवहारगढ़ का युद्ध है ये कब लड़ा गया था, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? अवंतीबाई, दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई या फिर झलकारी बाई, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? आइए देखते हैं। तो जो देवहारगढ़ का जो युद्ध है ना, ये किसने लड़ा था? रानी दुर्गावती ने। किसने? याद रखेंगे, रानी दुर्गावती की बात कर लेते हैं। एक मिनट, है ना, रानी दुर्गावती है ना, एक मिनट, कौन सा हो जाएगा? रानी दुर्गावती, अवंतीबाई हो जाएगा, नहीं। यहां पर याद रखना, देवहारगढ़ का युद्ध कौन लड़ा था? रानी अवंतीबाई ने लड़ा था, ठीक है। ये रामगढ़ की रानी थी। कहां की? ये बच्चों रामगढ़ की रानी थी। और इन्होंने 1858, कब की बात है? 1858 में इन्होंने, ये रामगढ़ की रानी थी और इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? देवहारगढ़ का युद्ध लड़ा था। कौन सा? देवहारगढ़। इसमें इन्होंने, याद था, इन्होंने किसके खिलाफ अटैक किया था? तो जो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वीरगति को प्राप्त हुई। ध्यान रखेंगे, कौन? तो रानी दुर्गावती। ध्यान रखना, ये कहां की? तो बच्चों ये रामगढ़ की रानी थी, मंडला जिले में। कहां आता ये? मंडला जिले के अंतर्गत आता। 1858 में ये देवहारगढ़ युद्ध में रानी अवंतीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये 18 से 20 मार्च कब तक चला था? 3 दिन युद्ध चला था। 18 से 20 मार्च के बीच बच्चों ये युद्ध चला था
और यहां पर ध्यान रखेंगे रानी ने ये युद्ध, है ना, याद रखना ये हार गई थी फाइनली और वीरगति को प्राप्त हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गढ़ा मंडला में। नोट करेंगे दुर्गावती, रानी दुर्गावती बच्चों इन्होंने कब, ये अकबर का एक शासक हुआ करता था, है ना, गुलाम था जिसका नाम था आसिफ खां। आसिफ खां के खिलाफ किसने युद्ध लड़ा था, तो रानी दुर्गावती ने बच्चों आसिफ खां के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और ये भी दुर्गावती कब, याद है, ये 1556 के समय पर, कब, याद रखना बच्चों, रानी जो दुर्गावती है ना, नोट करना, इन्होंने आसिफ खां के साथ युद्ध लड़ते हुए 1564 में, कब, 1564 में ये वीर गति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। 1564 में क्या हुई थी, वीर गति में। और इनका जो मकबरा है रानी दुर्गावती के बच्चों जो समाधि है कहां पर, गढ़ा मंडला में, ठीक है। गढ़ा मंडला जो कि जबलपुर के अंतर्गत आ जाता है, गढ़ा मंडला जबलपुर के अंतर्गत आ जाता है। और यहां पर किसका है, तो यहां पर गढ़ा मंडला में किसका मकबरा मिलेगा, तो रानी दुर्गावती का, किसका, रानी दुर्गावती का, जिन्होंने की आसिफ खां अकबर का बच्चों एक गुलाम सरदार था जिसके साथ लड़ते हुए 1564 में इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, तो किसका होगा, रानी दुर्गावती। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें 1858, ठीक है, ये जून की घटना है, कब की बात है, जून बच्चों 1858 में कालपी नाम के जगह पर, कहां पर, कालपी नाम के जगह पे, कालपी कहां पर आता है, तो बच्चों जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, स्पेशली जो ग्वालियर झांसी वाला क्षेत्र है, यहां से रानी ने कहां पर, कालपी से युद्ध लड़ाई लड़ी। युद्ध किसने लड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था, ठीक है। और बच्चों ये भी क्या हुई, 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1858 में ये वीर गति को प्राप्त होती है रानी लक्ष्मीबाई। और झलकारी बाई क्या थी, महिला सेना की प्रमुख कौन थी, तो याद रखना इनकी सहायिका और महिला सेना प्रमुख कौन थी, तो नोट करेंगे, तो झलकारी बाई थी। और इन दोनों की समाधि कहां मिलेगी, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, तानसेन, ठीक है, तानसेन और बच्चों गौस मोहम्मद, इन सभी का मकबरा कहां पर है, तो नोट करना आपके ग्वालियर में स्थित है, कहां पर, गौस मोहम्मद, इन सभी का मकबरा कहां मिलेगा, ग्वालियर के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहाँ पे किसी को, बच्चों को किसी भी कोई बात हो तो बताओ, ठीक है। और सुनो काम की बात, जैसे तात्या टोपे 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया, तात्या टोपे ने भाग लिया। और बच्चों इन्हें कब 1859 में, कब 1859 में इनको, है ना, फांसी कहां दी गई, तो जो इनको फांसी दी गई थी शिवपुरी जिले के अंतर्गत, कहां पर, शिवपुरी जिले के अंतर्गत इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए जैसे 1824 की बात करें तो कुंवर सिंह, ठीक है, क्या कुंवर सिंह की बात करें बच्चों, ठीक है, जिनको कि कुंवर चैन सिंह, क्या नाम था इनका, कुंवर चैन सिंह नाम था। और इनको सीहोर जिले में फांसी दी थी अंग्रेजों ने, ठीक है। कुंवर चैन सिंह, इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था कब, 1824 में बच्चों। और ये कहां पर आ जाता है, याद रखना आपके सीहोर जिले के अंतर्गत, कहां पर है, सीहोर जिले के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धसान इनमें से किसकी सहायक नदी है, ठीक है, बताइएगा, जो धसान है ना, इनमें से किसकी सहायक नदी है, आइए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो भाई बताओ जल्दी से फटाफट, और सभी बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, बताएंगे कि यहां पर बच्चों जो धसान है इनमें से किसकी सहायक नदी है, बेनगंगा, तवा, बेतवा या फिर नर्मदा, इनमें से किसकी नदी आ जाती सहायक आपकी, है ना, धसान नदी। चलो भाई बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर करके बताओ भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग इसका फटाफट आंसर करके बताएं। चलिए आइए देखते हैं, तो देखिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेतवा हो जाएगा, ठीक है। बेतवा की सहायक नदी कौन है, धसान है। बेतवा की सहायक नदी में किसका नाम आ जाता है, धसान हो गया, बीना, ठीक है, क्या क्या हो गया, तो धसान हो गया बच्चों, बीना की बात कर लेते, सब किसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखना आपके बेतवा की सहायक नदियों में इनका नाम आ जाता है धसान और बीना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तवा, ठीक है, तवा बच्चों कहां से निकलती है, नर्मदापुरम से तवा निकलती है। बेतवा कहां से निकलती है, रायसेन से, रायसेन कुमरा गांव, ठीक है, रायसेन के कुमरा गांव से, कहां से, रायसेन के कुमरा गांव से कौन सी नदी का ओरिजिन है, तो याद रखना ये बेतवा नदी का ओरिजिन किसका, सॉरी हाँ, बेतवा नदी का ओरिजिन कुमरा गांव से, रायसेन जिले से। तो धसान बच्चों ये भी कहां से, धसान आपके बेतवा, सॉरी धसान कहां, रायसेन से निकलती है ये भी,
और बीना कहां से, ये बीना आपके सागर जिले से, कहां से, बीना नदी कहां पर बहती, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले से। तो किसकी सहायक नदियों में नाम आता है, बेतवा का नाम, बेतवा में इसका नाम आ जाता है। आपसे पूछे बच्चों ध्यान रखना, तो यहां पर जो पूछ रहे कि तवा नदी की सहायक नदी कालीभीत, ठीक है, कालीभीत जो नदी है किसकी, कालीभीत जो नदी है, नोट करना है किसकी सहायक नदी में है, तो कालीभीत आपकी तवा की सहायक नदी में इसका नाम आ जाता है। नर्मदा में क्या है, तो नर्मदा का नाम लिखेंगे शक्कर, शक्कर दूधी, ठीक है, शक्कर दूधी हो गया, किसकी सहायक नदियों में आती है, नर्मदा की। तवा जो है ना, ये भी आपकी नर्मदा की सहायक नदियों में आएगा, क्या, नर्मदा की सहायक नदियों में इसका नाम आ जाएगा। तो ये बच्चों प्रमुख नदियां हैं जो कि किसकी सहायक नदियों में आ जाता है, याद रखना आपके नर्मदा की सहायक नदियां। नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां कितनी है, 41 हैं, जो कि 39 कहां हैं, 39 ये मध्य प्रदेश में मिलती हैं, और 2 कहां मिलती बच्चों, याद रखना आपके गुजरात में, ठीक है, 2 कहां मिलेंगी, गुजरात राज्य के अंतर्गत 2 आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और बेन गंगा की कान्हन, ठीक है, आपने सुना होगा ना कान्हन नदी के बारे में, तो कान्हन जो नदी है ना, ये किसकी सहायक नदी में आता है, तो कान्हन नदी बच्चों आपकी बेन गंगा की सहायक नदी में इसका नाम आ जाता है, क्या, बेन गंगा में इसका नाम आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अटल सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, अटल सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है, बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, फटाफट आंसर करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो कि अटल सागर परियोजना ये किस जिले में स्थित है। तो बच्चों याद रखना, ये अटल सागर ना शिवपुरी जिले के मढ़ीखेड़ा, मैंने आपको बोला था, बताया भी था इसके पहले कि जो मढ़ीखेड़ा जो बांध है ना, मढ़ीखेड़ा जो बच्चों बांध है, इस पर कौन सी परियोजना है, तो मढ़ीखेड़ा बांध जो कि आपके शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अटल सागर परियोजना, कौन सी, अटल सागर परियोजना यहाँ पर चल रही है, ठीक है, अटल सागर परियोजना कहां पर, तो शिवपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपको पता होगा शिवपुरी में क्या है, नरवर का किला है ना, नरवर का किला कहां पर है, तो नरवर का किला शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और कत्था बनाने की फैक्ट्री, क्या है, कत्था बनाने की फैक्ट्री है। और बच्चों आपको पता होगा साख्य सागर झील, साख्य, क्या नाम इसका है, साख्य सागर झील, जो कि अभी जिसे कि रामसर में शामिल किया गया, कहां पर, रामसर में शामिल किया गया, ये भी कहां पर है, रामसर स्थल में शामिल किया गया, और ये आपके शिवपुरी जिले के अंतर्गत आ जाती है, कहां पर, शिवपुरी जिले के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। देखो आपकी विदिशा में क्या है, सम्राट अशोक सागर परियोजना है, क्या नाम है, सम्राट अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना, ये कहां पर आपके हलाली नदी पे, ठीक है, कहां पर है ये, हलाली नदी पर है। इसे पहले हलाली परियोजना के नाम से जानते थे, क्या, हलाली परियोजना के नाम से इसको जानते थे, और ये कहां पर है, विदिशा जिले के अंतर्गत। रायसेन में क्या है, तो बच्चों देखो रायसेन के अंतर्गत ना, यहां पर नोट करेंगे, जो रायसेन के अंतर्गत आपका आ जाता है, यहां पर 2 परियोजनाएं आपको मिल जाएंगी रायसेन जिले के अंदर ना। यहां पर एक तो देखो आपका क्या है, हलाली जो है ना, सम्राट अशोक सागर या फिर हलाली जो परियोजना है, ये कहां की, तो रायसेन और सीहोर की, सॉरी, रायसेन और विदिशा दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है, क्या है, दोनों की आपकी संयुक्त परियोजना हो जाएगी। और यहाँ की जो इंडिविजुअल परियोजना है, बारना, आपने नाम सुना किसके बारे में, बारना नदी का नाम सुना है, तो जो बारना परियोजना है ना, ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो बारना परियोजना आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आ जाती है, कहां पर, रायसेन जिले में। अवंती बाई सागर परियोजना, क्या लिखेंगे, अवंती बाई सागर परियोजना, अवंती बाई सागर जो परियोजना है ये कहां पर स्थित है, तो अवंती बाई सागर परियोजना बच्चों आपके जबलपुर के अंतर्गत स्थित है, कहां पर, जबलपुर के अंतर्गत अवंती बाई सागर परियोजना ये स्थित है, ठीक है, जबलपुर में कहां जाएगी, जबलपुर के अंतर्गत आ जाएगी। और किस नदी पे है, नर्मदा नदी के अंतर्गत, कहां पर है, नर्मदा नदी के अंतर्गत आप लोगों को ये जानने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाएं भाई साहब, है ना, यहां तक नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाएं। और बच्चों जो अटल सागर परियोजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1978 में, इसे भी नोट करना, 1978 में कहां पर, याद रखना आपके जब शिवपुरी में बच्चों किसकी, याद अटल सागर परियोजना। और यहीं पर देखो शिवपुरी में क्या है, तो जो यहाँ पर क्रिकेट का क्या है, क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो नोट करेंगे जो क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, ये बच्चों कहां पर स्थापित किया गया, शिवपुरी जिले के अंतर्गत याद है क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र यहां पर स्थापित किया गया है। साथ में ध्यान रखना यहीं पर एक और था करेरा, ठीक है, करेरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य था ना, इसे अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इसे याद रखना समाप्त कर दिया, क्यों,
क्योंकि भाई साहब यहाँ पर कोई भी है ना, ये एक्चुअली क्या था, किसके लिए था, तो सोन चिड़िया के लिए से बनाया गया था 1982 में, सोन चिड़ैया के लिए। लेकिन सोन चिड़ैया जो नाम की जो चिड़िया है वो यहाँ पर एक भी नहीं मिली है ना, है ही नहीं, उनकी प्रजाति समाप्त हो गई। तो याद रखें ये वन्यजीव अभ्यारण्य क्या था, इसको समाप्त कर दिया, जो कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आ जाता है। कत्था के लिए तो आप जानते हैं इसको फेमस है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पांड्य वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है, बताइएगा। पांड्य वंश का जो संबंध है यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, बताओ भाई जल्दी से। अनूपपुर, उज्जैन, विदिशा या फिर बालाघाट, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो पांड्य वंश है इसका शासन जो है ना किस क्षेत्र में रहा है, बताओ भाई जल्दी से फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर करके कमेंट करके बताइए, है ना। अनूपपुर, उज्जैन, विदिशा या फिर बालाघाट। पांड्य वंश की बात हुई बच्चों, याद है इसका राइट आंसर क्या होगा। पांड्य वंश का जो शासन काल था, नोट करना, आपके अनूपपुर क्षेत्र में, जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है ना, अमरकंटक अनूपपुर वाला जो क्षेत्र है, याद रखना यहाँ पर किसका शासन था, पांड्य वंश का शासन था। किसका था, याद रखना बच्चों, आपके पांड्य वंश, जो कि अमरकंटक मैकल श्रेणी में, कहां पर, अमरकंटक, नोट करना, अमरकंटक वाला जो क्षेत्र आ जाता है, स्पेशली जो मैकल पर्वतमाला है, क्या है, मैकल श्रेणी है बच्चों, जो याद है मैकल श्रेणी कहां पर आती है, नोट करना, आपके ये अमरकंटक क्षेत्र में, यानी कि जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है और मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक वाला एरिया, यहाँ पर क्या आता है, मैकल पर्वतमाला। तो यहाँ पर कौन था, तो पांड्य वंश का शासन रहा, ठीक है, किसका, पांड्य वंश का शासन यहाँ पर रहा है। साथ में देखा जाए तो अभी आपको पता होगा यहाँ पर एक जिला आ जाता है उमरिया, क्या जिला है, उमरिया, इसी के साथ लगा हुआ है, जो कि शहडोल संभाग में आता है, किसमें, शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होगा एक राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, क्या नाम है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम है। और यहाँ पर आपको 26 मंदिर क्या मिले हैं, 26 मंदिर और 26 गुफाएं मिली है, क्या, 26 मंदिर और 26 गुफाएं मिली हैं। 2 स्तूप प्राप्त हुए, क्या, 2 स्तूप यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और पानी निकासी के लिए क्या मिली, नालियां, ठीक है, नाली बच्चों क्या मिली, नाली नुमा संरचना यहाँ पर मिली है, जो कि पानी निकासी के लिए इसको यह ना बनाया गया रहा होगा। तो याद रखना कहां पर, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये तमाम सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, कहां से, यहां से प्राप्त हुई हैं। तो पांड्य वंश का शासन कहां था, ये उमरिया, अनूपपुर जिले के अंतर्गत रहा, कहां पर, अनूपपुर, है ना। देखो उज्जैन में अभी मैंने आपको बता ही दिया कि गुर्जर प्रतिहार का शासन कहां था, ये उज्जैन में था। गुप्त काल का शासन था उज्जैन में। साथ में मौर्य का शासन काल था, अशोक सम्राट, अशोक की बात करें है ना। गुप्त में तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है ना उज्जैन में, तो यहाँ पर इनका शासन था। साथ में नोट करना यहाँ पर किसका शासन था, तो बस इतने जो है ना सफिशिएंट उज्जैन के अंदर अगर देखा जाए तो, बाकी तो और छोटे छोटे रहे हैं। विदिशा में किसका था बच्चों, विदिशा में ध्यान रखना मौर्य का था, विदिशा में किसका था, मौर्य वंश का शासन काल था। शुंग वंश का शासन था, ठीक है, शुंग वंश हो गया। सातवाहन हो गया, किसका, सातवाहन वंश का शासन काल कहां था, याद रखना इन सभी का शासन जो था आपके विदिशा जिले के अंतर्गत, कहां पर था, विदिशा जिले के अंतर्गत इन सभी वंशों का शासन यहां पर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बताइएगा आप लोग बालाघाट में कौन था, ठीक है, बालाघाट में किसका शासन था, किस वंश का, आप लोग जरूर कमेंट करके है ना बताइएगा कि बालाघाट में किसका शासन काल रहा है। देखो अगर देखा जाए ना यहीं पे दो तीन चीजें और, तो बालाघाट बच्चों क्या, मैग्नीज, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीज के उत्पादन, मैग्नीज एवं तांबा, मैग्नीज बच्चों मलाज खंड होगा, ठीक है, मलाज खंड किसके, तो मैग्नीज या मलाज खंड। साथ में ध्यान रखना आपका भारवेली, ठीक है, भारवेली माइंस, ठीक है, भारवेली जो खान है, नोट करना, ये आपके किसके लिए, तो मलाज खंड और भारवेली तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बालाघाट में। बालाघाट को याद रखना, यहाँ पर जो चावल है ना, चिन्नौर चावल, बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है इसे जीआई टैग दिया गया, क्या मिला है, इसे जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब कहने का कि भौगोलिक पहचान चिन्ह। जब भी चिन्नौर चावल आएगा नाम ना, तो भौगोलिक पहचान किसको मिली है, तो भौगोलिक पहचान बच्चों जो चिन्ह है ये आपके चिन्नौर चावल को मिली है, जो कि यहाँ पर आता है आपके बालाघाट जिले के अंतर्गत आ जाता है, कहां पर, बालाघाट जिले के अंतर्गत। और इसी को ध्यान रखना, मछली उत्पादन, ध्यान रखेंगे, मछली उत्पादन के लिए पूरे भारत में क्या मिला है, तो बच्चों बेस्ट जिले का दर्जा दिया गया है, जो कि लैंड लॉक्ड जिले हैं, क्या, लैंड लॉक्ड, मतलब कि चारों तरफ से जमीनी स्तर से जो घिरे हुए जिले हैं उनमें से बालाघाट को क्या मिला है, तो नोट करना मछली उत्पादन के कैटेगरी में नंबर 1 मिला है। साथ में बालाघाट को क्या कहा जाता है बच्चों, इसे ध्यान रखना, धान का कटोरा। मध्य प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में लोग नोट करेंगे, मध्य प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा
धान का कटोरा किसे बोलते हैं बच्चों? तो आपके बालाघाट को कहा जाता है, इसे भी नोट करेंगे, ठीक है। बालाघाट को मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा धान का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। और देखो यही पे बालाघाट आप देखोगे ना, तो बच्चों इस बालाघाट में क्या सेक्स रेशियो, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है? बालाघाट में। लिंगानुपात कहां पर है? सबसे ज्यादा बालाघाट के अंतर्गत आता है। कितना? तो आप लोग देख लेना 1021 पर 1000 कितना है? 1021 पर 1000 ये किसका सेक्स रेशियो है? ये बालाघाट का है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है। भिंड का सबसे कम है, बाकी क्या है? भिंड का सबसे कम हो जाएगा। तो बालाघाट में किसका शासन था? आप लोग जरूर बताइएगा। आइए, मध्य प्रदेश के किस जिले में गैलेना खनिज से बंदूक की गोलियां बनाई जाती हैं? ये जो गैलेना खनिज है ना, ये मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त होता है? चलो भाई इसका आंसर करके बताइएगा आप लोग, है ना, फटाफट जल्दी से इसका आंसर करके बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई साहब इसका क्या होगा? ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे बताएंगे इसका कि मध्य प्रदेश बच्चों किस जिले में गैलेना खनिज से बंदूक की गोलियां बनाई जाती हैं? मतलब कहां से गैलेना प्राप्त होता है? जहां से क्या होता है, तो याद रखना आपका, है ना, बंदूक की गोलियां बनाई जाती हैं। बताओ भाई जल्दी से। आइए देखते हैं, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? गैलेना जो होता है दमोह से प्राप्त होता है। गैलेना कहां से प्राप्त होता है? तो बच्चों याद है, गैलेना जो है दमोह जिले से प्राप्त होता है, और यहां से जो खनिज मिलता है ये गैलेना, इससे क्या बनती है? बंदूक की गोली, ठीक है। बंदूक की गोली यहां से प्राप्त होती है। क्या? बंदूक की गोली प्राप्त होती है। बड़वानी से क्या मिलता है बच्चों? कैल्साइट मिलता है। क्या मिलता है बड़वानी से? कैल्साइट मिलता है। और इससे क्या बनता है? तो कैल्शियम की गोलियां। क्या बनती है यहां से? कैल्शियम की गोलियां जो बनाई जाती है ना, कैल्शियम की गोलियां, कैल्शियम की जो गोलियां बनाई जाती हैं कहां से बनती हैं? तो कैल्साइट नाम का जो एक खनिज प्राप्त होता है, कहां पर? बड़वानी जिले में। कहां पर? बड़वानी जिले में बच्चों क्या है? कैल्साइट नाम का खनिज प्राप्त होता है, और यहां से कैल्शियम की गोलियां बनाई जाती हैं। और धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में क्या है? धान अनुसंधान केंद्र, नोट करेंगे, धान अनुसंधान केंद्र ये कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का बच्चों जो धान अनुसंधान केंद्र है ये बड़वानी जिले में स्थित है। कहां पर? बड़वानी जिले के अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए, जैसे अगर हम बात करें टीकमगढ़ में, ठीक है। टीकमगढ़ की क्या बच्चों? तो याद रखो टीकमगढ़ में क्या पाया जाता है? तो पायरोफिलाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो पायरोफिलाइट। टीकमगढ़ में क्या मिलता है? पायरोफिलाइट यहां से प्राप्त होता है, ठीक है। क्या मिलता है? पायरोफिलाइट मिलता है। और इससे बच्चों क्या बनाई जाती है बताइएगा, ठीक है। पायरोफिलाइट से क्या मिलता है? आप क्या बनता है? ये कौन सा इसका इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? टीकमगढ़ जिले के अंदर। कहां पर? टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत ये पायरोफिलाइट मिलता है। इससे क्या बनता है आप लोग जरूर बताइएगा। देखो सागर जिले से क्या मिलता है? तो सागर जिले से बच्चों याद रखना आपका टेल्कम पाउडर मिलता है। क्या? टेल्कम पाउडर मिलता है। क्या? सॉरी, टेल्कम मिलता है बच्चों, जिससे पाउडर बनाया जाता है। टेल्कम क्या मिलता है? टेल्कम मिलता है, और इससे क्या बनता है? पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। पाउडर बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो है ना, जो आप है ना, स्पेशली जो देखा जाए तो अब किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे, सबके लिए बोलेंगे, कॉमन है ना, इंक्लूडिंग मी। तो याद रखना यहाँ पर सभी क्या करते हैं? गोरा होने के लिए क्या लगाते हैं? पाउडर लगाते हैं। खूब देखो चेहरे पे पूरा लगा लेते हैं ना, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। मैं तो कभी नहीं लगाता है ना, भगवान ने तो मुझे वैसे भी सही ठीक ठाक बना के भेजा है, तो कोई बात नहीं, याद रखना। तो टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल किस लिए होता है? टेल्कम का बच्चों याद रखना इस मिनरल का, इस खनिज का इस्तेमाल पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और ये सागर जिले से प्राप्त होता है। देखो पायरोफिलाइट, मैंने आपसे बोला कि पायरोफिलाइट से बच्चों यहाँ पर क्या बनता है? तो याद रखना ये कीटनाशक, किसका इस्तेमाल होता है? कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पायरोफिलाइट का इस्तेमाल किस लिए होता है? कीटनाशक बनाने में किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, किसके लिए? कीटनाशक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो ये तमाम सारे मिनरल्स हैं जिनका की इस्तेमाल यहाँ पर अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग, है ना, चीजों को बनाने के लिए। फ्लोराइट मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है बताइएगा। फ्लोराइट जो है यह मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राप्त होता है? फटाफट आंसर करके बताओ भाई। जबलपुर, बड़वानी, झाबुआ, बैतूल, क्या होगा इसका राइट आंसर? है ना, बताएंगे। फ्लोराइट मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राप्त होता है? जबलपुर, बड़वानी, झाबुआ या फिर बैतूल, क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, चलिए बताओ भाई जल्दी से। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को मैं रोकूंगा यहाँ पे बच्चों, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि एग्जामपुर ना, आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 75% का डिस्काउंट लेकर आया। क्या 75% का आपको डिस्काउंट लेकर आया? दिवाली ऑफर अभी चल रहा है, दिवाली फेस्टिवल चल रहा है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इसे नहीं लिया है तो दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करिए, और यहाँ पर 75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इसकी वैधता सॉरी, ये जो ऑफर की वैलिडिटी है कब तक है? 27 अक्टूबर तक के लिए है। तो कोई भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं,
आप सीधे सीधे कितना 75% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और अभी इनरोल करने के लिए कहां करें, एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो याद रखना मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, इतना सारा सब कुछ मिलेगा। करंट अफेयर्स भी मिलेगा, क्या करंट अफेयर्स मिलेगा, सिर्फ आपको एमपीजी के नहीं मिल पाएगा, ठीक है, एमपीजी के नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए मैंने आपको बोला भी था कि दिवाली के बाद हम आपको एक बेहतर आहन आप लोगों के लिए बेहतर बैच ला रहे हैं, जिसमें कि हम आपको पूरा पटवारी भी रहेगा, एसआई भी रहेगा, है ना, तमाम सारी चीजों को कवर करके हम पढ़ाएंगे और कम से कम पैसे में। अब सोचो यहां पर 1000 का कोर्स होगा ना, 1000 रुपया का, तो सीधे कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा कि 1000 में 75% निकालो, कितना होगा, 250 रुपए होगा। और 250 रुपए में आपने क्या 2000 रुपए के अपने पटाखे फोड़ दिए होंगे, ठीक है, 1000 2000 के तो आपने पटाखे फोड़ दिए होंगे, मिठाइयां खा ली होंगी, यूं ही, है ना, कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन याद रखना यहां पर आप अगर एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेस करते और मेहनत कर ली, एक बार मेहनत कर ली ढंग तरीके से, तो याद रखना आने वाले भविष्य में आपको कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन बड़ा आसानी से दिला सकता है। सोचो 250 रुपए होता क्या है, ठीक है, अगर इन केस मान लेते हैं कि अगर ये कोर्स की फीस कितनी है, 250 रुपए है, तो ठीक है, सॉरी 1000 रुपए हो तो 75 का कितना होगा, 250 रुपए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बारह भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलो भाई यहीं पे सेशन को आप ओवर करेंगे, आप लोग इसका कमेंट करके बता दो। फ्लोराइट बच्चों ये मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है, आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, क्या कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि भाई साहब इसका क्या होगा राइट आंसर, आप लोग होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है, आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, है ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, यानी कि कल मिलते हैं। तो कल हमारी पंचायती राज और, है ना, पंचायती राज शाम को 6 बजे, आपको पता है कि पंचायती राज में पढ़ाता हूं, रात को 9 बजे एमपीजी के और सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। तो इसमें हम आपको फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तो ये आपके साथ ऑफर है, आप इसको अवेल करिए, लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।